दोस्तों, अभी अभी 4 मार्च को एविडेंस और प्लीडिंग्स से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला आया है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में निर्णय क्या दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑल बेल बटन को भी हिट कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नॉलेज नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला था उसका केस टाइटल है श्रीनिवास राघवेंद्र राव वर्सेस वी कुमार वामन राव और केस का डिसीजन हुआ है 4 मार्च 2024 को। इस जजमेंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस केस में मामला ऐसे था कि नीचे की अदालत में पहले प्लेंटिफ एक मुकदमा फाइल करता है, सूट फॉर पार्टीशन, अपने शेयर को लेके वहां पर मुकदमा फाइल करता है। वहां पर प्लेंटिफ क्लेम करता है कि जो डिफेंडेंट नंबर 7 है उसने एक प्रॉपर्टी जो कि डिफेंडेंट नंबर 9 को सेल करी है वह सेल इनवैलिड है और उस प्रॉपर्टी में से प्लेंटिफ अपना शेयर लेना चाहता है। अब उस मुकदमे में आगे चलकर प्लेंटिफ अमेंडमेंट के थ्रू कुछ नए फैक्ट्स लाना चाहता है, जिसमें वह कहता है कि एक ओरल फैमिली पार्टीशन हुआ था 1965 में, जिसमें डिफेंडेंट नंबर 7 को सेल करने का राइट्स नहीं दिया गया था और चूंकि डिफेंडेंट नंबर 7 ने 9 को उस फैमिली पार्टीशन को वायलेट करते हुए सेल किया है तो वह सेल नलिटी है। तो जो ट्रायल कोर्ट है उसने उस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को डिसअलाउ कर देती है, यानी कि अमेंडमेंट अलाउ नहीं करती। अब प्लेंटिफ उसी दावे में आगे चलकर रेप्लिकेशन में उसी फैक्ट्स को लेकर आ जाता है, यानी कि वह रेप्लिकेशन में वो फैक्ट्स इनकॉर्पोरेट कर देता है रिगार्डिंग ओरल पार्टीशन ऑफ 1965। अब रेप्लिकेशन में वह 65 के फैक्ट्स ले आता है और आगे वह एविडेंस लीड करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेंटिफ उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं करता जिस ऑर्डर के द्वारा उसके अमेंडमेंट को डिसअलाउ किया गया था। अब जो सूट है नीचे, ट्रायल कोर्ट जो है सूट पार्टली डिक्री कर देती है और पार्टली डिसअलाउ कर देती है। तो यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट है वह 1965 के पार्टीशन को 1965 के ओरल पार्टीशन को नहीं देखती और जो रेप्लिकेशन में उसने 1965 के पार्टीशन का क्लेम लिया है उस पार्ट को भी वहाँ पर प्लीडिंग से स्ट्रक ऑफ कर देती है ट्रायल कोर्ट। यानी ट्रायल कोर्ट उस पार्ट को नहीं देखती और ना ही एविडेंस में उस फैक्ट्स को देखती है जिसमें कि प्लेंटिफ कहता है कि 1965 में ओरल पार्टीशन हुआ था जिसके द्वारा जिसमें डिफेंडेंट नंबर 7 को सेल करने का राइट्स नहीं था। अब जो है दूसरी पार्टी हाई कोर्ट अपील में आ जाती है। तो अपील में हाई कोर्ट जो फैसला देती है वह इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन ऑफ 1965, यानी कि अब हाई कोर्ट अपील में अपने निर्णय में सारा जोर उसी पार्टीशन पे देती है, उसी ओरल पार्टीशन पे जिसको नीचे ट्रायल कोर्ट ने डिसअलाउ किया, अमेंडमेंट डिसअलाउ किया, फिर आगे चलकर रेप्लिकेशन को स्ट्रक ऑफ करा उस पार्ट को और एविडेंस भी ट्रायल कोर्ट ने उस पार्ट पे नहीं देखा, जिस पर अब हाई कोर्ट उसी एविडेंस को देखते हुए वहाँ पर जो है प्लेंटिफ के क्लेम को वहाँ पर अलाउ कर देती है। अब मामला एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट आता है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर निर्णय देते हुए कहता है कि यह सटल लॉ है कि एविडेंस बियॉन्ड प्लीडिंग कैन नॉट बी लुक्ड इनटू, यानी कि प्लीडिंग के बियॉन्ड कोई भी एविडेंस ना तो लाया जा सकता है और अगर एविडेंस आ गया है रिकॉर्ड पे तो उसे देखा नहीं जा सकता, उसे कोर्ट नहीं पढ़ सकती। कोर्ट उसी एविडेंस को पढ़ेगी जिसका जिक्र प्लीडिंग में यानी कि दावे में किया गया है। अगर उस एविडेंस का जिक्र दावे में नहीं है
तो कोर्ट उस एविडेंस को ना तो अलाउ करेगी और ना उसे कोर्ट देखेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा था कि अब चूंकि इस केस में अमेंडमेंट की एप्लीकेशन ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दी, वह फैक्ट्स प्लेंट में आए नहीं और उस अमेंडमेंट ऑर्डर को प्लेंटिफ ने आगे चैलेंज भी नहीं करा, तो वह एक तरह से फाइनलिटी हो गया। और उस केस में प्लेंटिफ रेप्लिकेशन के थ्रू, यानी अगर डायरेक्टली वह अलाउ नहीं हुआ तो वह इनडायरेक्टली भी रिकॉर्ड पे नहीं ला सकता था। तो ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल सही करा कि रेप्लिकेशन के उस पार्ट को ट्रायल कोर्ट ने स्ट्रक ऑफ कर दिया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सेटल किया, एक लॉ सेटल किया कि किसी भी सिविल दावे में वह एविडेंस नहीं पढ़ा जा सकता जो कि प्लीडिंग का पार्ट नहीं है, यानी कि एविडेंस बियॉन्ड प्लीडिंग कैन नॉट बी लुक्ड इनटू, ना तो पढ़ा जा सकता है और ना तो ऐसे एविडेंस लाए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी सिविल मुकदमे में अगर आपने एविडेंस लीड करना है, आपने किसी बात को प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपको उस एविडेंस को, उन सारे फैक्ट्स को अपने प्लेंट में इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। अगर वो फैक्ट्स या वो एविडेंस प्लेंट में दावे में इनकॉर्पोरेट नहीं है तो आप एविडेंस के दौरान उसे रिकॉर्ड पर नहीं ला सकते। तो इन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।